Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठ जाइए. Thank you, sir. अपूर्वा, जी sir. परिचय दीजिए आपका. Sir, my name is Apurva Prakash Thayar. I belong to a small town of Morozabad, which lies in Umaria district of Madhya Pradesh. I did my schooling from Kendriya Vidyalaya, Morozabad. After that, I completed my graduation in BSc Biotechnology from Maharaja Ranjit Singh College, Indore. Then I did my post-graduation in history from GNCC College, Indore. ठीक है. रोल नंबर क्या है आपका बताइए. Sir, 144-150. आधार कार्ड नंबर क्या है आपका. 9404-001071. मिसाइल मैन कौन थे हमारे देश के. मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है. सर, APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है. ठीक है. एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है. अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम. 1996 देश के राष्ट्रपति कौन थे उस समय पर हमारे. सर, उस समय देश के राष्ट्रपति श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी. राष्ट्रपति? सॉरी सर. राष्ट्रपति. सॉरी सर, याद नहीं आ पा रहा. कोई बात नहीं. आपका आधार नंबर बताइए क्या है. 9404-00107142. कौन जारी करता है इसे. सर, UIDAI. इसका फुल फॉर्म. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यूनेस्को का नाम सुना है आपने. यूनेस्को सर. क्या है यूनेस्को. सर, ये एक UN की संस्था है जो कि कल्चरल हेरिटेज वगैरह को रिकॉग्नाइज करती है और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम करती है. मध्य प्रदेश के 3 हेरिटेज का नाम बताइए जो यूनेस्को में रजिस्टर्ड है. जी सर. सर, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था वो है खजुराहो के टेम्पल्स. देन आफ्टर सांची का स्तूपास. फिर उसके बाद भीमबेटका के केव्स. बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश का कौन है. कोई बात नहीं. न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. जी सर. कौन सा पढ़ते हैं. सर, दैनिक भास्कर. दैनिक भास्कर. बताइए आज की 3 खबरें क्या है. सर, सबसे पहली खबर थी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए हुए हैं दौरे पे. और तो वहाँ से कहाँ जाएंगे. रोज पढ़ती है नहीं न्यूज़पेपर. आ पा रहा है. रोज पढ़ती है न्यूज़पेपर. जी सर. हाँ. कल का बताइए क्या खबर. सर, जो डिजिटल अरेस्ट बहुत बढ़ रहा है आजकल, जो कि डिजिटली मैं राष्ट्रपति के बारे में कुछ खबर जानना चाहता हूँ. प्रधानमंत्री तो आपने बता दिया. जी. सॉरी सर, याद नहीं आ पा रहा. कोई बात नहीं. ज्योतिर्लिंग कितने हैं हमारे. सर, 12 है टोटल. 12 हैं. मध्य प्रदेश में कितने हैं. सर, 2 हैं. 2 हैं. अभी इलाहाबाद में कोई बड़ा त्योहार हो रहा है. जी सर. क्या है वो. सर, महाकुंभ. महाकुंभ. पूर्ण कुंभ अर्धकुंभ और महाकुंभ क्या अंतर है. सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, पूर्ण अर्धकुंभ जो होता है वो हर 3 साल के बाद चौथे साल में होता है. 6 साल में. ओके. सॉरी सर. ठीक है. फिर कुंभ 12 साल में होता है. जी सर. और महाकुंभ जो है ये 144 साल के बाद होता है. ठीक है. कहाँ होता है. सर, 4 जगहों पे होता है कहाँ. कुंभ. इलाहाबाद. इलाहाबाद में कौन कौन सी नदियों का संगम है. सर, गंगा, यमुना और सरस्वती. सरस्वती मंत्र सुनाइए. सर, पूरा नहीं याद, दो जितना मिनट सुनो. याद हो पाए. या कुंदेनु दुशारदार हार धवला या वीणा वस्त्रावता या दंड मंडित कर. कोई बात नहीं. सर. कोई बात नहीं. सरस्वती जो माता जी हैं किनकी पत्नी हैं. सर, ब्रह्मा जी की. ठीक है सर. भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ. जी सर. सर, भारतीय संविधान जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है. इसके अलावा ये रिटन फॉर्मेट में मिलता है हमको. इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. बाईकैमरल लेजिस्लेचर है. इसमें 2 हाउसेज होते हैं.
और इसकी एक और जो स्पेशल क्वालिटी है कि राज्यसभा जो है अपर हाउस वो कभी भंग नहीं हो सकता, वो रोटेटरी फॉर्मेट में चलता रहता है। सर इतना ही तो आना है। सर ठीक है, और पढ़िए इसको थोड़ा सा। जी एनीवे ये बताइए, जो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में क्या अंतर है? सर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को देता है। अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम उसको परिपूर्ण कराने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे भी अप्रोच कर सकते हैं। और सर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो एक सिटीजन की नैतिक कर्तव्य होते हैं जो कि उसको अपने देश की तरह पालन करना चाहिए जिनका। कौन है संविधान के निर्माता? सर हेलो, हाँ, डॉक्टर बी बोलो। आर अम्बेडकर। कहाँ हुआ इनका जन्म? सर इनका जन्म मध्य से निकल प्रदेश के गए थे? मऊ तहसील में हुआ है। क्या है महू का फुल फॉर्म? मिलिट्री हाँ, हाउस कल ऑफ की वॉर। पहुंचे नहीं थे? मिलिट्री मिलिट्री हाउस ऑफ वॉर। हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। ठीक है। तो इनकी जन्म अरे, स्थली तो गए आपको नहीं जानने का सर। मौका मिला है कभी? यही रह गए। नहीं सर, नहीं नहीं है। नहीं। कितनी दूर है इंदौर से महू की दूरी कितनी है? इंदौर से आपने ग्रेजुएशन किया है? जी सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, सर। सॉरी। कोई बात नहीं सर। आपने इतिहास किस भाग को आप ज़्यादा महत्व देती हैं? सर इतिहास के वैसे तो सारे ही भाग ज़रूरी हैं क्योंकि अगर किसी भी भाग को छोड़ दिया जाए तो हिस्ट्री इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, चलो एंशिएंट हिस्ट्री में जी जो फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर के क्या कारण थे? जी सर फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर के मेन जो कारण थे उनमें से पहला आता है कि वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था, जिसकी वजह से पावर जो है उसका प्रॉपर सेपरेशन डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाता था, एक जगह पे प्रॉपर जो पावर है वो केंद्रित थी। उसके अलावा सर वीक सक्सेसर भी एक रीज़न था, वीक एंड अनेबल सक्सेसर्स, जिनकी वजह से वो इतना बड़ा साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। उसके अलावा सर पब्लिक में अनरेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया था। ये फिलॉसफी दर्शन का सर और जो सेनापति थे उस टाइम पे उनका जो राजकुमार या अमात्य होते थे उनसे ज़्यादा पावर में आना भी इसका एक रीज़न था। उन्हें थे कौन? उस समय अशोकन एम्पायर की भारत के लिए क्या योगदान था? सर अशोकन एम्पायर जो था वो पहला ऐसा एम्पायर बना जो कि हम इंडियन हिस्ट्री में देख सकते हैं कि वो पूरा पैन इंडियन एम्पायर था, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हम आज की डेट में जिसकी बात करते हैं वो सारे काउंट होते थे, क्योंकि मौर्यन एम्पायर के चंद्रगुप्त के जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें बांग्लादेश तक से भी मिले हैं। इसके अलावा हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, जो एक रिश्ते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं ग्रीक इन्वेडर्स जो थे उनके द्वारा जो एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे उन तक के लिए देखने को मिलते हैं। हमने ये भी सुना हुआ है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो जितना बड़ा था ब्रिटिशर्स भी वो नॉर्दर्न वेस्ट में उतनी अपनी बाउंड्री नहीं ले जा पाए थे। तो पैन इंडिया को कंसोलिडेट करने का काम जो सबसे योगदान पहले था। किया था जी सर वो अशोकन एम्पायर ने किया था। इसके अलावा सर आर्ट एंड कल्चर में भी इनका बहुत योगदान रहा है। इंस्क्रिप्शन राइटिंग वगैरह जो है वो मेन स्ट्रीम हुई थी वो अशोकन एम्पायर से ही हुई थी। इसके अलावा सर जो स्तूपा बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा पेट्रोनेज मिली थी जिसकी वजह से वो फ्लरिश कर पाया था अशोकन एम्पायर की वजह से। और बताइए थोड़ा सा। एनीवे आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन टू यू। ये जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में जी कौन से ऑथर को आप मानती हैं अथॉरिटी ऑन एंशिएंट हिस्ट्री? रोमिला थापर का नाम सुना है? जी सर। कुछ पढ़ा है उनके बारे में? जी सर उन्होंने अशोकन एम्पायर के बारे में बहुत अच्छे से लिखा विस्तृत हुआ रूप है। से लिखा है। जी सर
वो उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। आज की जनरेशन जो एंशिएंट अशोकन एम्पायर और मौर्यन एम्पायर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गेन कर पाई है, उसमें उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। उसके अलावा सर आर एस शर्मा सर का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को स्ट्रक्चरल वे में प्रेजेंट करने के लिए। जो हम जैसे कि बेसिक स्टार्टिंग में स्कूलिंग करते थे, उस टाइम पे आर एस शर्मा सर की बुक ही यूज़ तो हुआ आपने करती थी। एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी क्या? जी सर। एनीवे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कुछ जानती है, उसके बारे में बताएंगे? जी सर। सर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो वहाँ के मोनार्क के खिलाफ हुआ था जो कि लुई 16 थे। फ्रेंच की उस समय जो कंडीशन थी, फ्रांस की सॉरी, वो कुछ इस तरह की थी कि जो जनता थी वो भूखे मर रही थी। वहाँ पे ब्रेड वगैरह तक के भी पैसे नहीं थे और जो क्वीन थी वो अपनी एक लैविश लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर रही थी, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हुआ था। मुख्य कारण क्या था? सर इसके जो कारण था वो था वही तो थी। रिप्रेजेंटेशन। हाँ, हाँ, वो रिप्रेजेंटेशन था। कौन से लोग विद्रोह कर रहे थे? जी सर। सर एक सेकेंड लूँगी। बोर्जोइस। बुर्जुआजी? जी। बुर्जुआजी सही बताओ, नहीं बता पा रही। नहीं, एनीवे, इसको थोड़ा पढ़ लेना। जी। उसके जो 3 स्लोगन थे, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, तो उसका दूसरे देशों पे क्या असर पड़ा? भारत फॉर एग्जाम्पल इंडिया पे क्या असर पड़ा? सर फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी जो है उसका इंडियंस पे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। हमारे प्रियम्बल में हम ये तीनों ही वर्ड का यूज़ देखते हैं। प्रियम्बल जो है वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है क्या चाहते हैं लोगों से, या क्या चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको इम्पार्ट कर सके, और हमारे बीच में कैसे रिश्ते होने चाहिए इंडियंस होने के नाते, उन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। मनसबदारी के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। सर मनसबदारी सिस्टम जो है वो अकबर के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। मनसबदारी में जो मनसब है उस वर्ड का मतलब होता है कि मिलिटरीली रिफॉर्म्स के लिए यूज़ हुआ था। मनसब जो है वो एक लैंड एरिया को दिया जाता है और जो मनसबदार होते थे उनको कुछ इन ल्यू ऑफ दैट प्रोवाइड करना पड़ता था सोल्जर्स को, और उस एरिया का रेवेन्यू भी वो सिस्टम जो है वो देखते थे। मनसबदार में दो। जी पैदल सैनिक और घुड़सवार, इसमें इसको क्या कहते थे वो? जी सर, वो जाट कहते थे और सवार कहते थे। जाट जो है वो पर्सनल रैंकिंग होती थी और सवार जो है वो कितने हॉर्समैन रख सकते हैं उसके लिए रैंकिंग होती थी। इसके बाद सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपूर्वा, जी सर। आपने अभी बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है तो वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो क्या नॉन सिटीजन्स को फंडामेंटल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके राइट्स प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं? नो सर, मैं वर्ड यूज़ करने में मुझसे गलती हो गई होगी। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नॉन सिटीजन्स को भी मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का जो अच्छा, कौन से ऐसे राइट्स हैं जो ओनली सिटीजन्स को मिलेंगे? ओनली सिटीजन्स को। सर याद नहीं आ पा रहा। ओके, क्वेश्चन है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। इसके जो राइट्स हैं वो ओनली सिटीजन्स के लिए है, बाकी जो है वो कोई भी हो जो है अगर सिटीजन नहीं है तो भी उसको दिए जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए प्राचीन भारतीय इतिहास में कोई 5 विदुषी महिलाओं के नाम बताइए जो आपने इतिहास के दरमियान पढ़ी हो, और उनके नाम कोई मुझे 5 बताइए। सर सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो कुछ विदुषी महिलाओं के नाम हमको वैदिक काल में देखने को मिलते हैं, जो कि वेदों के रचना में जिन्होंने मदद की थी, जैसे कि लोपामुद्रा, निवाबरी, शुक्ता, गार्गी। उसके अलावा सर अगर हम देखें तो सतवाहना डायनेस्टी में नागनिका जो रानी थी वो भी उनको बहुत विदुषी माना जाता है। नागनिका क्यों जानी जाती हैं? सर उन्होंने इंस्क्रिप्शन
इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। क्या नाम था? नाना घाट इंस्क्रिप्शन। नाना घाट। क्या विशेषता है नाना घाट की? सर नाना घाट इंस्क्रिप्शन से हमको बहुत सारे प्रोमिनेंट जानकारी मिलती है सातकर्णी फर्स्ट के रूल के बारे में, और हमें सातवाहना डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन जो है वो वहीं से स्टार्टिंग में प्राप्त हुई थी। अच्छा, भारत में सबसे पहले जो भूमि अनुदान की प्रथा प्रचलित हुई, इसकी जानकारी कहाँ से मिली हमें? जी सर, ये नाना घाट इंस्क्रिप्शन से ही मिलती है। ओके, किसका है ये? रानी नागनिका का है। ओके, ठीक है। मुझे प्राचीन भारत काल में सबसे पहले कौन से सिक्कों का प्रचलन हुआ था? जो सिक्के थे उनको क्या कहते थे, कब इनको प्रचलित किया गया था? सर सिक्कों को पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता था। आहत सिक्के कहते हैं जिनको। क्यों कहते थे इनको आहत? सर क्योंकि इनको जो गढ़ने के तरीका होता था वो एक मुहर की तरह गढ़े जाते थे। अगर हम आज की डेट में अगर इसको देखें तो जैसे एक सील होती है, तो सील हम अगर किसी लूज क्ले पे लगा दें और वो जो उल्टा इंप्रेशन है उसका वो निखर गया है, तो उसको पंचमार्क कॉइन्स बोलते हैं। उनको जो बनाने की विधि थी वो इस प्रकार की थी कि उन्हें पंचमार्क कॉइन बोला जाता था। अच्छा, पंचमार्क ही क्यों कहते थे? सर क्योंकि जो वो मुहर बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता था दैट इज यूज्ड एज पंच। क्या उस पर ऐसा भी होता है, कोई डायग्राम भी, कोई चित्र भी बने होते थे? जी सर। संख्या थी क्या उनकी कोई? सर इसके बारे में जानकारी। ओके, कोई बात नहीं है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने प्रचलित किए थे, किसने चलाए? सर इंडो-ग्रीक। इंडो ग्रीक शासकों ने, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए? सर सबसे ज़्यादा मात्रा में गुप्त शासकों ने। और सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? सर कुषाण शासकों ने। ओके, ठीक है। ओके, आपका शौक है क्ले वर्क, जी सर। तो लोग कहते हैं कि मिट्टी से घड़ा बनाना एक शिक्षक का दायित्व होता है, कैसे? सर जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनाना कुम्हार का काम होता है, उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उनके मन में हम जैसी भी शिक्षा डालेंगे वो उसी तरीके से अपने आप को मोल्ड कर लेंगे। तो हम अगर अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। वो ये अच्छी चीज़ों से आपका तात्पर्य क्या है? सर अच्छी चीज़ों से मेरा तात्पर्य है कि सही और सटीक शिक्षा, उसके अलावा डेली व्यवहार में आपको कैसा आचरण रखना चाहिए, बड़ों से किस तरीके के व्यवहार करने चाहिए, और किताबी ज्ञान को महत्व देना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैलती हैं उनसे अलग हटकर किसी भी न्यूज़ पे रिसर्च करनी चाहिए, उस पे उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें। एक सहायक प्राध्यापक के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? जी सर। सर एक सहायक प्राध्यापक के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बेसिकली टीचिंग, रिसर्च वर्क में असिस्टेंस, एकेडमिक वर्क, वर्कशॉप कंडक्शन, डिबेट एंड डिस्कशंस, इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स, मीटिंग ठीक है। जी सर। अच्छा चलिए, आप एक इतिहास प्रोफेसर के रूप में क्या करना पसंद करेंगे? सर जिससे स्टूडेंट्स की रुचि बने। हाँ, वही मतलब वही है। जी सर, जैसे कि जो मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जनरली हम कंसिडर करते हैं जो आम लोगों में प्रचलित है कि हिस्ट्री बोरिंग है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से हिस्ट्री को प्रेजेंट कर पाऊँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हिस्ट्री की तरफ आकर्षित हों, उन्हें हिस्ट्री ज़रा भी बोरिंग ना लगे। उसके लिए मैं स्टोरी टेलिंग वगैरह जो होते हैं उनको इंक्लूड करूँगी। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वर्चुअल टूर्स अरेंज करे जा सकते हैं। उसके अलावा सर फील्ड टूर पे ले जाया जा सकता है, क्योंकि हम सब सिर्फ पढ़ते हैं और हम जो देखते हैं उसका हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि हमारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है। उसके अलावा सर मैं डिबेट और डिस्कशंस, वर्कशॉप, प्रेजेंटेशन, इन सब पे भी बहुत फोकस करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ। थैंक यू सर।